इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी MiG-29 स्क्वाड्रन में भी महिला पायलट्स को शामिल करना शुरू कर दिया गया है। HAL की तरफ से अभी तेजस की FOC वेरिएंट की 4th यूनिट की टेस्ट राइड को कंप्लीट करने के बाद मार्च के एंड तक इंडियन एयरफोर्स को 5 FOC वेरिएंट की तेजस को डिलीवर करने की कोशिश किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अभी यूनाइटेड स्टेट को 5.56 mm की एमुनेशन को सप्लाई करने के लिए रिपीट ऑर्डर मिल चुका है, जो कि आगे चल के और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद किया जा सकता है। आखिर किस वजह से पाकिस्तान की तरफ से अभी अचानक से भारत के साथ शांति कायम करने की कोशिश किया जा रहा है और अंत में भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अभी बेकाक, कमकासा और लेमा जैसे एग्रीमेंट को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने को लेकर बातचीत किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने MiG-29 स्क्वाड्रन में भी एक वुमेन पायलट को शामिल करने का फैसला किया गया है। इससे पहले वुमेन पायलट को MiG-21, Su-30M की और यहां तक कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए राफेल स्क्वाड्रन में भी शामिल किया जा चुका है। इसके बारे में बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि पायलट्स को अभी जेंडर की बेसिस पर सिलेक्ट नहीं किया जाता है और किसी भी सेगमेंट में महिला पायलट्स को लड़कों के मुकाबले कम नहीं आंका जाता है। इसी वजह से किसी भी पायलट को किसी स्पेसिफिक रेजिमेंट में स्किल के बेसिस पर ही प्लेसमेंट दी जाती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लेकिन इस जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता है। पिछले साल ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को इंडियन एयरफोर्स के राफेल स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था, जिनको अभी अंबाला एयरबेस से ऑपरेट किया जा रहा है। वैसे पहले महिलाओं को इंडियन एयरफोर्स में कॉम्बैट पायलट के तौर पर शामिल नहीं किया जाता था, पर पहली बार 2015 में 10 ऑफिसर्स को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जिसमें ज्यादातर अभी MiG-29 स्क्वाड्रन में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अभी पूरे इंडियन मिलिट्री में लगभग 9118 महिलाएं काम कर रही है और पिछले महीने ही पार्लियामेंट में ये बात बताया गया था कि अभी डिफेंस सेक्टर में महिलाओं को भी अपने कैरियर को और आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन सुविधा दिया जाएगा। MiG-29 की बात करें तो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जितने भी MiG-29 मौजूद है उन सभी को अभी UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया गया। इन सभी में अभी बेहतर एवियोनिक्स सिस्टम, इन फ्लाइट रिफिलिंग सिस्टम और बेहतर ऑपरेशनल रेंज होने वाली। नॉर्मली इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर या फिर एक पॉइंट डिफेंस फाइटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और हाल ही में ही चाइना के साथ हुई फेस्टिव के दौरान ही लगातार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लद्दाख और ले एयरवेज से इनको ऑपरेट किया जा रहा था। अगला अपडेट तेजस को लेके। आप सभी को पता होगा कि HAL की तरफ से अभी तेजस की FOC वेरिएंट के लगभग 2 से 3 यूनिट को तैयार करके रखा गया, लेकिन चाइनीज रायता फैलने की वजह से इनकी फ्लाइट टेस्टिंग और डिलीवरी में अभी थोड़ा डिले हो रहा है। अभी बताया गया कि HAL की तरफ से FOC वेरिएंट की 4th तेजस को यानी कि SP-20 की टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया। इस फ्लाइट को कुछ दिन पहले ही HAL की एयरपोर्ट में कंडक्ट किया गया था और अभी तक टोटल 2 ही FOC वेरिएंट के तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया और SP-20 को मिलाकर यहाँ पर 4 तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अभी HAL की तरफ से इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही तेजस की FOC वेरिएंट की 3 और यूनिट को भी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने कायम रखा गया है। अभी SP-21 और SP-22 भी लगभग तैयार हो चुकी है और इनकी टेस्ट फ्लाइट अभी इसी महीने से पहले कंप्लीट किया जाएगा और मार्च के एंड तक इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया गया है, क्योंकि पहले 2021 के मार्च के एंड तक 8 FOC वेरिएंट की तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का एम रखा गया था, जो कि शायद पूरा हो जाता, लेकिन बीच में पैंडेमिक आने की वजह से काफी सारे दिक्कत सामने आ गया था और प्रोडक्शन वगैरह स्लो हो गया था। लेकिन फिर भी अभी HAL की तरफ से कम 5 तेजस को मार्च से पहले ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का एम रखा गया है। HAL के चीफ आर माधवन जी ने बताया है कि जैसे ही FOC वेरिएंट की 16 तेजस की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगा, वो सीधे तौर पर तेजस की ट्रेनर वेरिएंट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू करने वाले और कुल मिलाकर अभी 18 ट्रेनर वेरिएंट को बनाने के बाद जाके तेजस M1 की प्रोडक्शन शुरू की जाएगी। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो पहले 40 तेजस को खरीदने के लिए ऑर्डर को दिया गया था, इनमें से 8 ट्रेनर वेरिएंट होने वाले थे और बाकी बचे 32 फाइटर वेरिएंट थे और इसमें से 16 IOC स्टैंडर्ड और 16 FOC वेरिएंट के तेजस होने वाले थे। बाकी जो 83 तेजस MK-1 डील साइन किया गया था, उसमें से भी 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेके है। आप सभी को पता होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से मेनली हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए एमुनेशन को सप्लाई किया जाता है और जितना भी मेजर एमुनेशन की ज़रूरत होती है या प्राइमरी एमुनेशन होते हैं, उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से ही मैन्युफैक्चर करके हमारे आर्म फोर्सेस को डिलीवर किया जाता है।
लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इनकी एमुनेशन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन अभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से बैक टू बैक फॉरेन ऑर्डर को हासिल करके एक तरीके से ये साबित कर दिया जा रहा है कि नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी भी क्वालिटी एमुनेशन को बनाया जाता है। सबसे पहले कुछ महीने पहले एक अपडेट आया था जहां पर यह बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी 5.56 स्टैंडर्ड की एमुनेशन को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, और अभी एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से 5.56 mm की एमुनेशन को खरीदने के लिए एक रिपीट ऑर्डर को प्लेस किया गया है। इन एमुनेशन को अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की वरणगांव यूनिट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इन एमुनेशन को अभी यूनाइटेड स्टेट की सिविल मार्केट के लिए खरीदा जा रहा है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ये कहना है कि ये बैटल स्टैंडर्ड की एमुनेशन नहीं है। हालांकि इनकी कैलिबर सेम है, लेकिन ये बैटल में इस्तेमाल होने वाले कार्टिज के मुकाबले थोड़े छोटे हैं, पर यूएस में मिलने वाले सिविलियन कार्टिज से थोड़े लंबे होते हैं, और इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी इंटरमीडिएट रेंज की कार्टिज बताया गया है। यहाँ पर यूएस की तरफ से कितने एमुनेशन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है या कौन सी एमुनेशन को खरीदा जा रहा है, इसके बारे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से कोई भी डाटा नहीं दिया गया। बस इतना बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इंडियन एमुनेशन को टेस्ट किया जा रहा है, और रिपीट ऑर्डर मिलने का मतलब ये भी हो सकता है कि इंडियन एमुनेशन को अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पसंद किया जा रहा है, और उम्मीद है कि आगे चल के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को यूनाइटेड स्टेट को स्मॉल आर्म्स की एमुनेशन को सप्लाई करने का मास ऑर्डर भी मिल सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान को लेके है। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ अचानक से शांति कायम करने की बात किया जा रहा है, और अब तक हमारे बीच जो मतभेद थे उन सभी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इसके बारे में सबसे पहले तो पाकिस्तान की पीएम इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब एक बार को लेकर ये जो ऑफर अभी पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है या फिर दिया जा रहा है, ये एक नई शुरुआत को करने के लिए या फिर खून खराबा को कम करने के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है, लेकिन असल में ऐसा कई बार हो चुका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से शांति कायम करने की बात करके भारत के पीठ पीछे वार किया गया है, और अभी अचानक से पाकिस्तान का रवैया बदल जाना भी सही नहीं लग रहा है। अब इसके पीछे भी कुछ मेजर कारण हो सकते हैं, और देखा जाए तो पाकिस्तान के पास अभी कोई भी चारा नहीं बचा है, और इसी वजह से वो भारत के साथ अभी शांति कायम करना चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण तो अभी पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन है, क्योंकि अभी अगर पाकिस्तान टोटल पब्लिक डेबिट की बात करें तो ये लगभग 36.3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है, और ये पिछले एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 154% तक इंक्रीज हो गया है। और पाकिस्तान में अभी इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो ये इसी साल की जनवरी में लगभग 14% से ऊपर चला गया था, जिसे आप दुनिया की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट में गिन सकते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो ये अभी लगभग माइनस में जा चुकी है, और इकोनॉमी उनकी काफी तेजी से नीचे जा रही है। ऐसे में अभी पाकिस्तान के पास किसी के साथ भी झगड़ा करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, और वैसे भी अभी तक उधार मांग कर ये लगभग सभी देशों से कर्जा ले चुके हैं, और जिन जिन देशों से लोग पैसे लेते थे उनका अभी भारत के साथ अच्छे रिलेशन होने के बाद पाकिस्तान को पैसे मिलना बंद हो रहा है, चाहे यहाँ पर वो यूनाइटेड स्टेट हो या फिर अरब नेशन हो। और इसी बीच FATF के नाम की एक और मिसाइल भी पाकिस्तान के सर पर झूल रहा है, और अभी अगर पाकिस्तान अपनी टेरर एक्टिविटी को कम नहीं करता और बॉर्डर में भारत के साथ शांति को कायम नहीं करता है तो इस बार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अभी ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद भी पाकिस्तान को साल में लगभग 38 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, और अभी फिलहाल उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, जिस वजह से वो भारत के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है अभी उनकी हालत खराब है, इस वजह से वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे सुधर जाएगी वो फिर से भारत के साथ पंगा लेना चालू करने वाले हैं। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस की तरफ से अभी जॉइंटली सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, और ये भारत और फ्रांस का पहला नहीं बल्कि थर्ड जॉइंट मिशन होने वाला है। इसरो की तरफ से बताया गया कि फ्रांस भारत का एक बहुत ही बड़ा डिफेंस पार्टनर है, और स्पेस सेक्टर में भी भारत और फ्रांस की दोस्ती काफी गहरी है। भारत और फ्रांस के बीच सबसे पहले 2011 में एक जॉइंट सैटेलाइट मिशन को करने के लिए एग्रीमेंट को साइन किया गया था, और सबसे पहले भारत और फ्रांस के बीच 2011 में मैग्ना टॉर्क्यूस नाम की एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, और 2013 में एक बार फिर से भारत और फ्रांस की तरफ से साथ मिलकर सरला आर्टिका नाम की एक और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, और अभी एक बार फिर से भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर एक और सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं। इसरो और CNES के मुताबिक अभी वो स्पेस में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं, और इसके लिए अभी एक फिजिबिलिटी स्टडी को किया जा रहा है, जो कि अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन साथ ही अभी इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अंदर भारत और फ्रांस की तरफ से अभी एक थर्मल इमेजर को भी अटैच करने का प्लान किया जा रहा है, और इस मिशन का नाम अभी तृष्णा रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इसरो और फ्रांस की CNES के बीच अभी और भी जॉइंट मिशन को लॉन्च करने के लिए बातचीत किया जा रहा है।
दूसरी तरफ रशिया की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जिन 4 एस्ट्रोनॉट को भी रशिया में गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा था, उन सभी की ट्रेनिंग अभी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अभी वो इसी महीने के एंड तक अपनी रशिया की ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले हैं। अभी जैसे कि थोड़ा डिले हो गया और गगनयान मिशन यहाँ पे 2022 से 2023 के बीच लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे एस्ट्रोनॉट को अभी अप्रैल तक ही भारत वापस लाया जाएगा, जिसके बाद मई और जून के बीच इनकी मिशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग को भारत में शुरू किया जाएगा। भारत में आने के बाद उनको गगनयान मिशन के लिए डिजाइन किए गए ओरिजिनल क्रू मॉडल के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए अभी लगभग अलग अलग तरह के सिमुलेटर को भी तैयार किया गया, जो कि हमारे एस्ट्रोनॉट को गगनयान मिशन में इस्तेमाल होने वाली क्रू मॉडल की तरह एक डेमो दिखाने वाली है और बिल्कुल रियल वर्ल्ड कंडीशन में उनको स्पेस में जाने का अनुभव देने वाला है। अब हालांकि हमारे एस्ट्रोनॉट को रशिया में पहले से ट्रेनिंग दिया गया है, लेकिन अभी हमारे सिस्टम और हार्डवेयर के साथ उनको अच्छे तरीके से फैमिलियर करने के लिए भी भारत में भी उनकी ट्रेनिंग होना काफी जरूरी है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट और भारत को लेके, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी अभी भारत के गश्त पर आए हुए हैं। उनके इस विजिट के दौरान भारत और यूएस के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत किया गया है, लेकिन इनमें से काफी सारे पॉलिटिकल या फिर जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। पर अगर इसमें डिफेंस की बात करें या फिर कुछ मेजर पॉइंट्स की बात करें तो अभी तक शेयर किए गए डाटा के मुताबिक हाल ही में जब यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के बीच मीटिंग हुआ था, तो उस दौरान दोनों देशों के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे पॉइंट को लेकर डिस्कशन किया गया है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बताया गया कि अभी तक भारत और यूएस के बीच 3 फंडामेंटल एग्रीमेंट को साइन किया जा चुका है। एक लेमो एग्रीमेंट है, एक बेका एग्रीमेंट है और एक कॉमकासा एग्रीमेंट है। तो यूएस की तरफ से अभी भारत के साथ इन तीनों एग्रीमेंट को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया गया, जिसमें अभी इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर किसी भी रीजन में भारत और यूएस के बीच जितने भी जॉइंट ऑपरेशन किया जाता है, फिर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को किया जाता है, उन सभी को दोबारा रिव्यू किया जा रहा है और आगे चल के इनको और भी बेहतर तरीके से सिंक्रोनाइज मैनर में करने का प्लान किया जा रहा है। यूएस के मुताबिक ये जो 3 फंडामेंटल एग्रीमेंट भारत और यूएस के बीच साइन किया गया था, इनमें से लेमो एग्रीमेंट भारत और यूएस को एक दूसरे के साथ लॉजिस्टिक को शेयर करने की इजाजत देने वाला, यानी कि भारत यूनाइटेड स्टेट की और यूएस भारत की बेस को एक्सेस कर सकता है। बेका एग्रीमेंट दोनों ही देशों को एक दूसरे के साथ जियो स्पेशियल मैपिंग डाटा को शेयर करने में मदद करने वाले हैं, जिससे मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है या फिर गाइड किया जा सकता है और इससे भारत की जो मिसाइल्स हैं उनकी एक्यूरेसी और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है। और अगर कॉमकासा एग्रीमेंट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट और भारत अभी एक दूसरे के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल में रियल टाइम डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि पहले से इन सभी एग्रीमेंट को भारत और यूएस के बीच साइन कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इनको फुली एक्टिवेट नहीं किया गया था और इसी वजह से यूएस की तरफ से अब इन सभी एग्रीमेंट की फुल पोटेंशियल को एक्टिव करने का फैसला किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।